गुड मॉर्निंग एवरीवन। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये चैप्टर है एजेंसी के अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। एजेंसी के अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें एजेंट, नियोक्ता आदि के बारे में भी जानकारी होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एजेंट किसे कहते हैं। तो एजेंट सामान्य शब्दों में वह विशिष्ट व्यक्ति जो अपने मालिक या प्रधान या नियोक्ता की ओर से कार्य करने के लिए अथवा अन्य व्यक्ति के साथ वैधानिक संबंध स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया हो, वह एजेंट कहलाता है। ठीक है, सामान्य शब्दों में क्या है? वह विशिष्ट व्यक्ति जो अपने मालिक या प्रधान या नियोक्ता की ओर से कार्य करने के लिए अथवा अन्य व्यक्ति के साथ वैधानिक संबंध स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया हो, वह एजेंट कहलाता है। अब भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 182 के अनुसार वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए अथवा तीसरे पक्ष अथवा अन्य व्यक्ति के साथ प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया हो, वह एजेंट कहलाता है। अब यहाँ पे एजेंट के साथ हमें ये भी पता होना चाहिए नियोक्ता किसे कहते हैं, प्रिंसिपल। तो वह व्यक्ति जिसका कार्य करने के लिए अथवा प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया है, वह प्रधान यानी प्रिंसिपल कहलाता है। एक विद्वान हैं जिनका नाम है स्पाइसर एम पेगलर। वो कहते हैं एजेंट एक ऐसा विशिष्ट व्यक्ति है जिसे प्रधान की ओर से इस विशिष्ट उद्देश्य से कि प्रधान के अन्य व्यक्तियों के साथ या तीसरे पक्षकार या पक्षकारों के साथ वैधानिक संबंधों का निर्माण या स्थापना हो जाए। तो ऐसी दशा में उसे अर्थात एजेंट को प्रतिनिधित्व करने या प्रधान प्रिंसिपल की ओर से वैधानिक कार्य करने का स्पष्ट अथवा गर्भित अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से एजेंट किसे कहते हैं? तो यहाँ पे एजेंट एक ऐसा विशिष्ट वैज्ञानिक अधिकार प्राप्त व्यक्ति है जो अपने नियोक्ता या प्रधान का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव करता है। वे अपने वैधानिक कार्यों द्वारा प्रधान या नियोक्ता को वैधानिक संबंधों के लिए बाध्य कर सके। अब ये परिभाषाएं जानने के बाद में हमें एजेंट की जो मुख्य विशेषता है वो इस प्रकार की है। तो एजेंट अपने प्रधान या नियोक्ता एवं तीसरे व्यक्ति या पक्षकार को वैधानिक संबंधों में बांधता है। एजेंट क्या करता है? एजेंट अपने प्रधान या नियोक्ता एवं तीसरे व्यक्ति या पक्षकार को वैधानिक संबंधों में बांधता है। अब विशेषता कौन कौन सी हो सकती है? जिसमें यह है कि एजेंट वह व्यक्ति जो किसी अन्य पक्षकार का वैधानिक प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी विशेषता हो सकती है एजेंट की, एजेंट प्रधान व तीसरे पक्षकार के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। कोई भी व्यक्ति एजेंट बन सकता है। चौथी विशेषता है एजेंट नौकर से भिन्न होता है, सर्वेंट से भिन्न होता है। एजेंट ठेकेदार से भी, कॉन्ट्रैक्टर से भी भिन्न होता है। एजेंट को कार्य के बदले कमीशन के रूप में पारिश्रमिक मिलता है। एजेंट को अपने नियोक्ता के स्थान पर कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, एजेंट को अपने नियोक्ता के स्थान पर कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। लास्ट विशेषता ये हो सकती है एजेंट अनेक स्थानों पर कार्य कर सकता है। अब यहाँ पे हमने एजेंट और नियोक्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद हम जानेंगे एजेंसी कैसे कहते हैं, मीनिंग ऑफ एजेंसी। तो एजेंसी एक इससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंग्लिश में इसको हम देख लेते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 182, एजेंट इज पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर to represent another in dealings with third person. The person
for whom such act is done or who is so represented is called the principal। अब हम यहाँ पे एजेंसी का अर्थ जानेंगे, मीनिंग ऑफ एजेंसी। तो एजेंसी से आशय या इसका मतलब ये है जब नियोक्ता अपने वैधानिक कार्य का निष्पादन करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति अर्थात एजेंट को तीसरे व्यक्ति या पक्ष के साथ वैधानिक संबंध स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है, तो ऐसी दशा में नियोक्ता व एजेंट के बीच जो संबंध जो मध्य विद्यमान अनुबंधात्मक संबंधों को ही हम एजेंसी की संज्ञा देते हैं। ठीक है, वापस देखिए, एजेंसी से आशय जब नियोक्ता अपने वैधानिक कार्यों का निष्पादन करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति अर्थात एजेंट को तीसरे व्यक्ति या पक्ष के साथ वैधानिक संबंध स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है, तो इस दशा में क्या होगा, नियोक्ता व एजेंट के बीच अनुबंधात्मक संबंध को ही हम एजेंसी की संज्ञा देते हैं। अब एक विद्वान है जिनका नाम है वार्टन, वो कहते हैं एजेंसी एक ऐसा अनुबंध है जिसके द्वारा एक व्यक्ति कुछ निश्चित व्यावसायिक संबंधों में अपनी विवेक शक्ति से दूसरे व्यक्ति या पक्षकार का दायित्व स्वीकार करता है। ओके, अब हम ये जो परिभाषाएं है को हम सार के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे नियोक्ता या प्रधान या मालिक द्वारा अपने वैधानिक एजेंट की नियुक्ति करने के परिणाम स्वरूप उनके बीच जो वैधानिक संबंध उत्पन्न होते हैं या स्थापित हो जाते हैं, उस संबंध में हम उसको क्या कहते हैं, ऐसे संबंध को हम एजेंसी कहते हैं। नियुक्त या प्रधान या मालिक द्वारा अपने वैधानिक एजेंट की नियुक्ति करने के परिणाम स्वरूप उनके बीच जो वैधानिक संबंध उत्पन्न हो जाते हैं या स्थापित हो जाते हैं, तो ऐसे संबंधों को हम क्या कहते हैं, एजेंसी या भी करण कहते हैं। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं एक प्रधान या नियोक्ता प्रिंसिपल और एजेंट के बीच जो अनुबंध होता है उसे हम एजेंसी या अभिकरण कहते हैं। अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से एक और परिभाषा है, यह है कि जो हमने परिभाषाएं अध्ययन किया उसमें विश्लेषण करने के बाद में ये परिभाषाएं निकल के आती है। एजेंसी के संदर्भ में एजेंसी अनुबंध का एक ऐसा अनुबंध है, एजेंसी का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति अर्थात प्रधान मालिक या तो प्रधान हो सकता है या मालिक या नियोक्ता यानी प्रिंसिपल किसी दूसरे व्यक्ति अर्थात एजेंट को वैधानिक रूप से नियुक्त करता है, जो प्रधान या नियोक्ता द्वारा का तीसरे व्यक्ति या पक्षकार के साथ अनुबंधात्मक संबंधों की स्थापना कर सके। अब यहाँ पे एजेंसी के कुछ नियम हैं या सिद्धांत कह सकते हैं जिन पर आधारित एजेंसी है। एजेंसी अनुबंध का सिद्धांत या नियम इस आधार पर आधारित है कि पहला यह है कि कोई भी व्यक्ति जो दूसरे के माध्यम से कार्य करता है वे कार्य उसका स्वयं का किया हुआ माना जाता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो दूसरे के माध्यम से कार्य करता है वे कार्य उसका स्वयं का किया हुआ माना जाता है। Who does through another does by himself। अब यहाँ पे कुछ बातें या परिस्थितियाँ है, वो ये कि इस प्रकार के कुछ कार्य को छोड़कर एजेंट द्वारा किए गए कार्य नियोक्ता या प्रधान द्वारा ही निष्पादित किए गए माने जाते हैं। इसके अलावा दूसरा सिद्धांत ये हो सकता है, नियम ये हो सकता है कि अनुबंध करने की क्षमता या नियोक्ता रखने वाले व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता या योग्यता रखने वाले व्यक्ति जो कुछ स्वयं करता है ठीक वे अपने एजेंट के माध्यम से करवा सकता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात इसमें ये कि अनुबंध करने की क्षमता या योग्यता रखने वाला व्यक्ति
जो कुछ स्वयं करता है ठीक वही वे अपने एजेंट के माध्यम से भी करवा सकता है, लेकिन वे केवल व्यक्तिगत प्रकृति संबंधी कार्य को छोड़कर, व्यक्तिगत कार्य छोड़कर। कौन कौन से? जैसे विवाह, कला, चित्रकला इत्यादि। अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि जब कोई भी एजेंट अपने प्रधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों के अंतर्गत कोई भी वैधानिक कार्य करता है तो नियोक्ता या प्रधान उसके एजेंट द्वारा किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि एजेंट अपने प्रधान द्वारा किए गए कार्य के अंतर्गत कोई भी वैधानिक कार्य करता है तो नियोक्ता या प्रधान उसके एजेंट द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम। ए बी को, ठीक है, 20 मोबाइल खरीदने के लिए नियुक्त करता है। तो यहाँ पे नियुक्त कौन कर रहा है? ए। यहाँ पर ए प्रधान है नियुक्त करने वाला, और किसको कर रहा है? बी को। तो बी यहाँ पे एजेंट है। तो यहाँ ए और बी के बीच जो मौजूद वैधानिक संबंध है, जो विद्यमान वैधानिक संबंध है, जो प्रेजेंट में जो वैधानिक संबंध कोई हम क्या कहते हैं? एजेंसी कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एजेंट को नियुक्त कर सकता है। हु कैन एम्प्लॉय एन एजेंट? कौन नियुक्त कर सकता है? तो यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या सभी पक्षकार एजेंट की नियुक्ति कर सकते हैं, या क्या सभी व्यक्ति अपने प्रतिनिधित्व दूसरे व्यक्ति से करा सकते हैं? अर्थात क्या प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए एजेंट नियुक्त करने का अधिकार है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर कानून की दृष्टि से ही कहा जा सकता है कि नहीं। इसका उत्तर भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 183 में दिया गया है। अब 183 में क्या कहा गया है? वो ये है कि केवल वही व्यक्ति जो प्रचलित राजनियम के अनुसार वयस्क हो एवं स्वस्थ मस्तिष्क का हो, जो अनुमान करने की क्षमता या योग्यता रखता हो, एजेंट नियुक्त कर सकता है। ठीक है, जो धारा 183 है वो क्या कहती है? केवल वही व्यक्ति जो प्रचलित राजनियम के अनुसार वयस्क हो एवं स्वस्थ मस्तिष्क का हो, अर्थात जो अनुमान करने की क्षमता या योग्यता रखता हो, एजेंट नियुक्त कर सकता है। अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वही व्यक्ति एजेंट नियुक्त कर सकता है जो भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत अनुबंध करने की क्षमता रखता हो, क्योंकि ऐसा करने पर प्रधान को एजेंट द्वारा किए गए कार्यों के लिए वैधानिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो ये एजेंसी अनुबंध का सामान्य सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति जो एजेंट के माध्यम से अपना कार्य करता है वह स्वयं उसके द्वारा किया हुआ माना जाता है। अतः एजेंसी अनुबंध के अधीन प्रधान या नियोक्ता को वैधानिक रूप से उत्तरदायी ठहराने के लिए उसमें अनुबंध करने की क्षमता का होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन ये होता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एजेंट कौन बन सकता है? हु मे बी एन एजेंट? तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 184 में स्पष्ट कहा गया कि एजेंट कौन बन सकता है। धारा स्पष्ट कहा गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जहाँ तक मालिक या नियोक्ता तथा तीसरे व्यक्ति या पक्षकार के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कोई भी व्यक्ति एजेंट हो सकेगा। ठीक है, क्या कहा गया है? जहाँ तक मालिक या नियोक्ता तथा तीसरे व्यक्ति या पक्षकार के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कोई भी व्यक्ति एजेंट हो सकेगा, लेकिन नियोक्ता और एजेंट के बीच वैध संबंधों की स्थापना के लिए आवश्यक है कि एजेंट में अनुबंध करने की क्षमता हो। इस प्रकार एजेंट को वैधानिक रूप से उत्तरदायी ठहराने के लिए आवश्यक है कि वे वयस्क आयु या स्वस्थ मस्तिष्क का हो। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि एजेंट किसी भी व्यक्ति को बनाया जा सकता है।
यह आवश्यक नहीं कि जिस व्यक्ति को एजेंट के रूप में नियुक्त किया जा रहा है उसमें अनुबंध करने की क्षमता हो, क्योंकि तीसरे पक्षकार के प्रति एजेंट द्वारा किए गए कार्य के लिए नियोक्ता ही उत्तरदायी होता है। अतः इस प्रकार पागल व्यक्ति अथवा अवयस्क व्यक्ति को भी एजेंट नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि उसका कोई व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तीसरे पक्षकार के लिए नहीं होता है। वे तो नियोक्ता एवं तीसरे पक्षकार के बीच अनुबंधात्मक संबंधों को स्थापित करने के लिए एक माध्यम मात्र है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एजेंट अनुबंध करने की क्षमता महत्वहीन है। अनुबंध करने में अयोग्य व्यक्ति नियोक्ता के प्रति अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रकार यदि एजेंसी के अंतर्गत एजेंट ने कोई दुराचरण किया है, ठीक है, एजेंट ने कोई दुराचरण किया है या कोई लापरवाही से कार्य किया है या उसमें नियोक्ता की संपत्ति को कोई हानि हुई है, तो ऐसी दशा में हानि को स्वयं नियोक्ता को ही वहन करेगा। क्या होगा? अगर लापरवाही करता है या उसमें नियोक्ता की संपत्ति को हानि हुई है तो ऐसी दशा में ऐसी हानि को स्वयं नियोक्ता को ही वहन करनी होगी। अतः नियोक्ता पागल, पैदाइशी मूर्ख, शराबी या अवयस्क आदि को एजेंट तो नियुक्त कर सकता है, लेकिन ऐसा एजेंट किए गए कार्य के लिए नियोक्ता के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता, लेकिन ऐसा एजेंट नियोक्ता को अपने कार्य के लिए तीसरे पक्षकार के प्रति उत्तरदायी बना देता है। अब यहाँ पे सारांश के रूप में हम ये क्या कह सकते हैं? सारांश के रूप में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को एजेंट नियुक्त किया जा सकता है, चाहे उसमें अनुबंध करने की क्षमता हो अथवा नहीं। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? एजेंट कौन बन सकता है? तो यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को एजेंट नियुक्त किया जा सकता है, चाहे उनमें अनुबंध करने की क्षमता हो अथवा नहीं, लेकिन सभी व्यक्ति एजेंट नियुक्त नहीं कर सकते। लेकिन ये भी बात ध्यान रखना है कि सभी व्यक्ति एजेंट नियुक्त नहीं कर सकते, केवल वही व्यक्ति एजेंट नियुक्त कर सकते हैं जिनमें अनुबंध करने की क्षमता हो। तो इस प्रकार हमने जाना एजेंट, एजेंसी और एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है, एजेंट कौन बन सकता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि एजेंसी के जो आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एजेंसी है, एजेंसी के आवश्यक तत्व या लक्षण है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।